नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और जैसे कि आप सभी जानते हैं हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अंतिम लेक्चर होने वाला है। आपका एग्जाम बहुत ही निकट आ गया है, तो इस दृष्टि से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं आपका बिहार स्पेशल का सेगमेंट देख रही थी। इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। आज हमारा अंतिम लेक्चर है। चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बिहार स्पेशल से रिलेटेड जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है 3 अक्टूबर से, और यह एक हाइब्रिड बैच है। हाइब्रिड इन द सेंस कि आपकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में यह बैच चलेगा। यहाँ पर आपके अखिल सर, अमित कुमार सर, ये जितने भी आप टीचर्स देख रहे हैं ये आपकी क्लासेस लेंगे। और साथ ही साथ ये फाउंडेशन कोर्स है, यानी इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आपका प्रिपरेशन करवाया जाएगा। जो भी बच्चे इसमें एनरोल कराना चाहते हैं या फिर मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर और साथ ही ये नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मुझे सॉल्व करो, यानी है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा है। ऑप्शन में दिए गए हैं आपके। मैं डेली आपको बताती हूँ कि बिहार ने चेंजमेंट किया है क्या, कि अब सिर्फ 4 ऑप्शन ही आएंगे, माइनस मार्किंग होगी, तो इसलिए बहुत ही सोच समझ करके हमें विकल्पों का चयन करना है। लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो पहले 5 आपके ऑप्शंस आते थे। आप लोगों की ये क्वेरी रहती है कमेंट में कि मैम सिर्फ 4 ऑप्शंस ही लिया करिए, लेकिन ये प्रीवियस ईयर है इसलिए यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्या बोला है यहाँ पे। ऑप्शन हमारा है सिवान, दूसरा है गया, तीसरा बोल रहे हैं वैशाली, चौथा है पूर्णिया और ई है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि अब नहीं आएंगे, सिर्फ 4 ही ऑप्शंस होंगे। तो यदि मैं बात करूं बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, तो ये है पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे ज्यादा जो है ये जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आपको पूर्णिया में मिलता है। इसके बाद यदि कहीं जूट का उत्पादन किया जाता है तो दूसरे प्लेस पे आ जाता है आपका दरभंगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। तीसरे प्लेस पे आपका आ जाता है सहरसा और चौथे पे कटिहार। तो यानी जूट के मामले में पूर्णिया फर्स्ट प्लेस पे है, दूसरे पे आएगा आपका कौन सा? दरभंगा। ठीक है, ये दूसरे प्लेस पे है, यहाँ पे जूट का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाएगा सहरसा और उसके बाद कटिहार। ठीक है, तो ये प्लेसेस हैं जहां पर बिहार में जूट का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत की दृष्टि से कि सबसे ज्यादा जूट जो है वो कौन उत्पादित करता है, कौन सा वो राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। भारत की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे आपका कौन सा आ जाता है? पश्चिम बंगाल आ जाता है। पंजाब मत समझ लेना, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, चलिए इसको वेस्ट बंगाल लिख देती हूं मैं, या हिंदी में ही लिखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भारत की यदि मैं दृष्टि की बात करूं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जूट उत्पादित होता है। दूसरे प्लेस पे आपका आ जाता है बिहार, जहां पर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, और तीसरे प्लेस पे आपका आ जाता है कौन सा राज्य? असम, जहां पर जूट का उत्पादन होता है। तो ये टोटल जूट उत्पादन के क्षेत्र हैं जहां पर जूट का उत्पादन किया जाता है। आगे आ जाते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, और ये मैप मैं हमेशा इसलिए लगाती हूँ ताकि आपको वहां के जो क्षेत्र हैं वो पता चल जाए कौन कौन से हैं। ये है आपका पूर्णिया का क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा क्या है? जूट का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे, ये है दरभंगा का क्षेत्र। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आप देखोगे ये है सहरसा और ये है आपका कटिहार का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पूछा गया है, कौन सा है? ठीक है, पहला बोल रहे हैं मनेर, दूसरा राजगीर, तीसरा पावापुरी, चौथा आपका जलाना फोर्ट और अंतिम आपको ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर जैन धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं महावीर जी,
इनके लिए जो मोक्ष का स्थान है दैट इज़ पावापुरी। आप मोस्टली लोगों को ये पता होगा, ये इनका प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे जो इनके 24वें तीर्थंकर थे उनको बहुत कहते हैं एक तरीके से बहुत ही सम्मान और मान दिया गया, तो 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते थे। तो जैन धर्म बेसिकली जो मोटा मोटी चीज़ ये है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का जो मोक्ष स्थान है वो कहाँ पर उपस्थित है, आपके पावापुरी में स्थित है, ठीक है। ये है वो प्लेस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ से गंगा नदी नहीं बहती है? कल जब मैंने आपका लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी कहाँ से बिहार में प्रवेश करती है, कहाँ से करती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में आती है, और कौन कौन से क्षेत्रों से होती हुई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं, तिरहुत, सारण, कोसी और मगध। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब मैंने आपको रिवर का फॉर्मेशन बताया था, तो ये है बिहार का मैप, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से कौन कौन सी नदियाँ किस प्रकार होकर के गुजरती हैं, और जो आपका जोड़ दिए गए हैं वहाँ पे कौन सा जोड़ उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। देखिए, गंगा नदी बिहार में यूपी से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यूपी से प्रवेश करती है, ठीक है। टोटल गंगा की लंबाई 25-25 या कभी 25-50 भी कही जाती है, ठीक है। तो ये गंगा है जो बिहार को 2 भागों में टोटली डिवाइड करती है, और यहाँ कुछ इस जगह से, मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रही हूँ बट आपको बता रही हूँ, कुछ इस जगह से आपकी कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है हिमालयी क्षेत्र से। यहाँ पे आपकी महानंदा नदी है जो बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी आती है ये घग्गर, जिसको यूपी में सरयू बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपकी आती है गंडक, ये आती है आपकी बूढ़ी गंडक। इसके बाद कमला और बागमती नदियाँ, ये सारी नदियाँ हैं। यहाँ पर ये क्षेत्र आपके कहाँ से गंगा नदी होकर के गुजर रही है? तो भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, ठीक है, बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार, यहाँ से होकर के आपकी बेसिकली गंगा नदी प्रवाहित होती है मैदानी भागों से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था दैट इज कि कहाँ पर कौन सा जोड़ जो है वो आपके इससे मैच नहीं कर रहा है, और कहाँ से, मतलब ये जो गंगा नदी है वो नहीं बहती है। तो अब देख लेते हैं हम कोसी का क्षेत्र। कोसी का जो बेसिकली क्षेत्र है, यहाँ बात कर रहा है कि कोसी से, जो कोसी वाला आपका रीजन दिया गया है, यहाँ से गंगा नदी और मगध से, यहाँ से आपकी गंगा नदी होकर के प्रभावित नहीं होती है। बाकी आपकी मुंगेर हो गया, ये भागलपुर हो गया, यहाँ से आपकी गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब यहाँ पे। तो गंगा नदी अपनी यात्रा क्रम जो स्टार्ट करती है दैट इज इन बक्सर। बक्सर से शुरू करती है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली होती हुई फिर समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। जो वो टच नहीं करती है बाउंड्री लाइन दैट इज कोसी और मगध, इसको वह टच नहीं करती है, ना ही इससे यह मैच करती है। तो इसके लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोसी और मगध हो जाएगा, कि इस जोड़ों पर गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनी हुई है? त्रिवेणी नहर की बात की जा रही है, और जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस नदी पर बनी है, उसी नदी पर आपकी तिलहर नहर या तिलहाड़ भी उसको बोलते हैं, जलप्रपात स्थित है और आपकी नहर स्थित है। तो बेसिकली गंडक नदी पर आपका ये जो त्रिवेणी नहर निर्मित है, इसी में आपकी तिलहार कुछ लिखते हैं। हाँ, आप लोगों का एक रहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए, कनवार झील कुछ लोग लिखते हैं, कहीं पर कांवर झील लिखा होता है, तो दोनों सेम है, कनवार और कांवर सेम होता है। कहीं तिलहार लिखा होता है, कहीं तेलहर लिखा होता है, इस प्रकार करके, ठीक है। कहीं पर तेहर लिखा होता है। तो ये जो है ये भी आपस में मिसस्पेलिंग है, इनको इस तरह से लिखा जाता है या बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका जो जलप्रपात है या नहर है, ये भी गंडक नदी पर आपकी स्थित है, ठीक। आगे आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं कहाँ पर है। तो ये है आपकी गंडक रिवर, ये आपको दिखाई दे रही होगी, और ये है आपकी बूढ़ी गंडक रिवर, और यहीं पर ये आपकी जो त्रिवेणी नहर है ये स्थित है। कौन सी नहर स्थित है? त्रिवेणी नहर स्थित है। अब यदि मैं बात करूं कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इंदिरा नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी नहर है। और जी ये जो आपकी त्रिवेणी नहर है, इसका जो बेसिकली निर्माण किया गया था वो चंपारण क्षेत्र में सिंचाई हेतु किया गया था, ठीक है। तो इसलिए इस त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था ताकि वहां के कृषकों को इसका लाभ मिल सके। और जैसे मैंने बताया कि यदि मैं बात करूं सबसे बड़ी नहर की, तो सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, जो भारत की सबसे लंबी नहर कही जाती है। गंडक को हम नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि कहीं पर नारायणी लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नारायणी नदी पर भी ये आपका क्या है, रिवर स्थित है। चलिए आगे आ जाते हैं।
कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, किसके लिए जाना जाता है? जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में आपके मैं काफी बता चुकी हूँ कैमूर के पठार का जो क्षेत्र है इन सारी चीजों के बारे में। एक बार यदि मैप दिया होगा तो मैं मैप पे आपको बताना चाहूंगी। मैप एक बार ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं। ये नीचे का जो भाग है ये पठारी क्षेत्र है सारा, यहाँ पर ये आपका कैमूर का पठार स्थित है, ठीक है। अब ये वाला क्षेत्र है कैमूर के पठार का, ये है कैमूर का पठार और ये है रोहतास का पठार। सिर्फ कैमूर के पठार में ही नहीं, रोहतास के पठार में भी आपके चूना पत्थर से रिलेटेड जो खनिज है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो कैमूर में आपका चूना पत्थर मिलता है, चूना पत्थर प्राप्त होता है, और यहाँ पर रोहतास में आपका पायराइट भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ से पाया जाता है, प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही हैं जो काफी मात्रा में बिहार में पाए जाते हैं, और पायराइट का जो एकाधिकार है बिहार पर है, ठीक है। 95% के आसपास पायराइट जो है वो बिहार से ही उत्पादित होता है। अब आगे आ जाते हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो दैट इज चूना पत्थर। चलिए आगे आ जाते हैं। तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से क्या है, निर्मित है, और इस पठार में चूना के आधार पर बंजारी में सीमेंट जो बजरी होती है वो सीमेंट में प्रयोग की जाती है उसकी। चलिए, मतलब जो चूना पत्थर होता है ना, बेसिकली ये सीमेंट में एज अ कच्चा माल जो होता है उस रूप में इसको यूज किया जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कराएं यहाँ पे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देख लेते हैं भाई कौन कौन सी झीलें यहाँ पे दी गई हैं। तो अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। जो आपने अभी पीछे इमेज देखी वो अनुपम झील की थी, ठीक है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में कैमूर जिले में बेसिकली क्या है, स्थित है। यहाँ पे पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट यह क्षेत्र स्थित है। पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया गया है कि कौन से क्षेत्र पे है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और सांभर झील जो आपकी स्थित है वो राजस्थान जयपुर के निकट स्थित है, और सुखना झील जो है वो आपकी सुखना में, और कामा झील हरियाणा में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुपम झील, क्योंकि यह आपकी राजस्थान में है, चंडीगढ़ है, अदर क्षेत्र। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? बात करें यहाँ पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा। देखिए कैमूर तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये यहीं पे ऐसे क्रॉस हो जाता है। गया भी इसके पास ही स्थित है, यहाँ पे भी पठार एंड क्षेत्र है। नवादा भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी चंपारण, क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्र से टच करता है, नेपाल की बाउंड्री है और हिमालय क्षेत्र से टच करता है। तो सबसे ज्यादा जो सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है आपकी वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पश्चिमी चंपारण में कुल 903.34 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यदि वन क्षेत्र की बात की जाए तो कहाँ पे है, चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में या बिहार में। यहाँ पे पूछ रहा है कि मुंडा जो जनजाति है वो बेसिकली कहाँ बसती है। देखिए कई जनजातियां हैं जो झारखंड से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी जो आबादी है वो बिहार में ज़्यादा है, क्योंकि वो बॉर्डर एरियाज पे निवास करती हैं और वो बिहार के क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। जब पार्टीशन हुआ तो आधी जनजाति है वो झारखंड चली गई, बट जिनका ओरिजिन झारखंड से है फिर भी वो कहाँ पे निवास कर रही हैं, बिहार में निवास कर रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तत्कालीन बिहार में कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पालमू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित थी, ठीक है। अब जैसे कि 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ, झारखंड अलग हो गया किससे, बिहार से। तो नवनिर्मित झारखंड राज्य में पश्चात में मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या क्या हो जाती है, बन जाती है। और झारखंड राज्य में जनजातियों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मुंडा जनजाति क्या है, 3री सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर जो हो जाता है वो ये हो जाता है क्या, बिहार, कि बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ पर निवास करती है कौन सी, मुंडा जनजाति। चलिए
अब हाँ, यदि यहाँ पर झारखंड दिया होता बिहार की जगह तो राइट आंसर झारखंड होता, लेकिन अभी यहाँ पे बिहार दिया है क्योंकि बिहार में निवास करती है अत्यधिक मात्रा में, तो इसलिए यहाँ पे बिहार राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, मुंडा, संथाल, गोंड और कोरा, और लास्ट ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी हमने देखा था कि बिहार की प्रमुख जनजातियों में मुंडा का नाम आया था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर संथाल, उराव, गोंड और खरबार भी हैं, यहाँ की प्रमुख जनजातियों में शुमार है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संथाल है। यदि मैं संथाली जो लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है, और संथाल विद्रोह के बारे में भी आपने सुना होगा जो बिहार में हुआ था। आदिवासियों का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह रहा है, और बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं जो इफेक्टिव विद्रोह कोई रहा था जिससे अंग्रेजों को इफेक्ट पड़ा और उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किया, वो संथाल का विद्रोह था, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनजातियों की साक्षरता दर 55.68% है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संथाल हो जाएगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? जर्दालू आम है, कटनी चावल भागलपुर आपको याद ही होगा, मगही पान मिथिला पाया जाता है, मिथिला मखाना पाया जाता है, वहां पे मगही पान भी है। अब यहाँ पे मूंगा रेशम दिया गया है। मूंगा रेशम आपका बेसिकली जिसका जीआई टैग है वो है असम का क्षेत्र। असम में मूंगा रेशम पाया जाता है और वहां के क्षेत्र को जीआई टैग मिला हुआ है। बाकी जर्दालू आम, कटनी चावल, मगही पान आपका कहाँ पे है? बिहार के जीआई टैग है। और अभी रिसेंटली जो अभी आप देख रहे हो कि देने की बात की जा रही है, तो वही मिथिला की एक मछली है, रोहू मछली, उसको देने की बात की जा रही है, ठीक है। मिला नहीं है, जिस प्रस्ताव रखा गया है। तो असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था, तो बेसिकली असम का है। बाकी जर्दालू आम, कटनी धान और मगही पान ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? बिहार में सूचीबद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है जाकर के? अभी गंगा में 2 बार हो गया, तो गंगा में मिलती है जाकर के। सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, बालन नदी, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बेसिकली जो पुनपुन नदी है वो फतुहा के पास जाकर के, अच्छा मैंने ये डायरेक्ट ऐसे क्यों लगाया, अगर आप कल वाला मेरा लेक्चर देखोगे वहां पे हर नदी प्रणाली के बारे में मैंने बताया है और हर नदी के बारे में बताया कि कौन सी नदी कहाँ मिलती है जाकर के। पुनपुन नदी आपकी फतुहा के पास जाकर के गंगा नदी में मिलती है। और कल जो मेरे पास क्वेश्चन था दैट इज कोसी का था कि कोसी नदी कहां पर जाकर के गंगा नदी में मिलती है, तो कोसी कुर्सेला के पास कटिहार का जो क्षेत्र है वहां पे जाकर के मिलती है। महानंदा भी आपकी कहां पर मिलती है? कटिहार के क्षेत्र में ही जाकर के गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद पुनपुन नदी, जो पुनपुन नदी है ये आपकी कहां पर मिलती है जाकर के? पुनपुन नदी छोटा नगारपुर पठार से निकलती है, औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है और पटना जिले में कहां पर? फतुहा के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पुनपुन नदी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, क्वेश्चन ये रिपीटेड है। भागलपुर वस्त्र उद्योग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्त्र का उद्योग यहाँ पर अच्छी मतलब ठीक ठाक तरह से किया जाता है। और भागलपुरी जो रेशम है उसको भी क्या है? जीआई टैग दिया गया है। भागलपुरी सिल्क जो है आपका। तो वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र की यदि मैं बात करूं तो भागलपुर एवं गया है, और गया का जो क्षेत्र है वो भी आपके वस्त्र उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2 आपके बेसिकली क्षेत्र हैं यहाँ पर, एक भागलपुर है। फर्स्ट प्लेस की यदि मैं बात करूँ तो भागलपुर आता है, देन आपका गया आ जाता है, ठीक है। पटना, मुंगेर और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका राइट आंसर होगा दैट इज उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि दोनों ही आपके क्या हैं? महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं। आगे बात कर लेते हैं। गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र श्रुति वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम, जूट उद्योग सम्मिलित है, ठीक है। इसके अनुसार जो आपका ई ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक हमारे राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज के हमारे लेक्चर्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, आज के हमारे क्वेश्चन जिनको हमने जाना कि कौन कौन से राइट आंसर हैं, किस प्रकार यह आपके क्वेश्चन जो पेपर था लास्ट ईयर उसमें पूछे गए थे। लास्ट क्योंकि ये 64 था, 65 बीपीएससी का लिया है। जितना आप लोगों ने अगर सही से देखा है, लेक्चर सुना होगा, जितना मैंने एनालिसिस किया कि बिहार स्पेशल में बेसिकली जो पोर्शन होते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका उत्पादन का क्षेत्र,
दूसरा आपका जीआई टैग से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा आपको वहाँ की जो भूमि है, लाइक नदियाँ, जो नदियों की प्रणाली तंत्र क्षेत्र है, वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया उत्पादन का जो क्षेत्र है वहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, नदियों से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आपका जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और दूसरा आपका आ जाता है कि कहाँ पर कौन सा केंद्र या चीज़ें इस तरह से उपस्थित हैं, और अभी आपने जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। तो ये सारी चीज़ें, नहर, जलप्रपात, ये सारे से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये आपके बिहार स्पेशल में बेसिकली इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। और अगर आपसे पूछेगा बिहार की लोकसभा सीटें, गठन पूछ लेगा, विभाजन पूछ लेगा, तो ये जो क्षेत्र है ना बिहार स्पेशल में, ये काफ़ी कॉमन है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और अभी आपने जो पुनपुन नदी फतुहा के पास मिलती है, कोसी नदी कहाँ, तो ये जो नदी तंत्र प्रणाली है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ यह लेक्चर यही समाप्त करते हैं। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।